दोस्तों, पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ये लाइन आपने अक्सर कई बार सुनी भी होगी। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स ने इसे एक बार फिर सच साबित कर दिया है। भाग बीजेपी भाग 2019 बीजेपी फिनिश। जय हिंद, वंदे मातरम। वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, आज उन्हीं को हराकर बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर बैठे। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर स्टेट की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल करियर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, फिर टीएमसी में गए और लंबे टाइम तक ममता बनर्जी के विश्वास पात्र बनकर टीएमसी के लिए काम करते रहे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बंगाल की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स तक उन्होंने टीएमसी को मजबूत करने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन एक टाइम के बाद टीएमसी लीडरशिप और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई। फिर आया वो दौर जब उन्होंने खुद को एक प्रो हिंदू फेस के तौर पर इस्टेब्लिश करना शुरू किया और बीजेपी ज्वाइन किया। जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जय श्री राम। नारदा स्टिंग वीडियो कौन भूल सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस नारदा स्टिंग को लेकर कभी बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला बोलती थी, उन्हीं मामलों में शुभेंदु अधिकारी का नाम भी चर्चा में रहा। चुनावी मंचों पर पीएम मोदी तक उन स्टिंग्स का जिक्र किया करते थे। कैमरा के सामने अच्छा लाओ और ऐसे कुत्ते में रख देते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में सब चलता है। यहाँ आरोप, विचारधारा और पुराने बयान, ये सब जो है सत्ता के समीकरणों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। 2016 में पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा विवाद था। इस स्टिंग ऑपरेशन में कई नेताओं को कथित तौर पर कैमरे पर नगद पैसे लेते हुए दिखाया गया था। ये स्टिंग नारदा न्यूज नाम के एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने किया था। स्टिंग वाली वीडियो में कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। आरोप था कि ये पैसे किसी कारोबारी फायदे के बदले लिए जा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी उस टाइम टीएमसी में थे। यह मुद्दा तब तक उछलता रहा जब तक शुभेंदु टीएमसी में थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, सब ठीक हो जाता है। जब शुभेंदु टीएमसी में थे तो उस टाइम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। कई नेताओं से पूछताछ हुई, मामला कोर्ट में गया और लंबे टाइम तक ये पॉलिटिकल इश्यू बना रहा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी कहा करते थे कि ये पार्टी फंड के लिए लिया गया पैसा था, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं था। वीडियो को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। ये बात अलग है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुभेंदु बेदाग हो जाते हैं। 2021 में इसी नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के कुछ लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने 2020 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। नारदा स्टिंग करने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैथ्यू सैमुएल, इन्होंने खुद ये सवाल उठाया कि सीबीआई ने टीएमसी के 2 मंत्री और एक एमएलए को तो अरेस्ट किया, लेकिन शुभेंदु को अरेस्ट नहीं किया, जबकि इनकी भी उसी मामले में उतनी ही इन्वॉल्वमेंट थी जितनी बाकियों की। सीबीआई ने अरेस्ट ना करने का रीजन ये बताया कि घटना के टाइम शुभेंदु अधिकारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इसलिए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर की अनुमति जरूरी थी और वो पेंडिंग थी। पेंडिंग होगी कैसे नहीं जब शुभेंदु बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, तो फिर किस बात की टेंशन। सिर्फ नारदा स्टिंग ही नहीं बल्कि शारदा चिटफंड मामले सहित कुछ पुरानी खुफिया रिपोर्ट्स को लेकर भी शुभेंदु पर टाइम पर सवाल उठते रहे। इस बीच उनके कुछ करीबी सहयोगियों और पर्सनल असिस्टेंट की रहस्यमयी मौतों ने भी कई सवाल खड़े किए। हाल ही में उनके एक करीबी पीए की भी हत्या हो जाती है। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजियां और राजनीतिक आरोप सामने आते रहे, लेकिन आज तक कई सवाल पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाए हैं। राजनीति शायद दुनिया का इकलौता ऐसा मंच है जहां न दोस्ती हमेशा कायम रहती है, न दुश्मनी। यहाँ विचारधाराएं बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं और वक्त के साथ नैरेटिव भी बदल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। भाग बीजेपी भाग। सनातनी महिला, आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नेताओं को ही देख लीजिए। ये सब एक दौर में ऐसा चेहरा थे जो बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में गिने जाते थे। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी लैंग्वेज और उनका पूरा नैरेटिव
बीजेपी की लाइन से बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता था। लेकिन पॉलिटिक्स का कैरेक्टर ही शायद ऐसा है कि यहाँ समीकरण और विचारधाराएं वक्त के साथ बदलती रहती हैं। जैसे इन नेताओं ने पाला बदला और बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही उनके टोन, उनके स्टेटमेंट और उनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी बदलती हुई नजर आने लगी। भाजपा ज्वाइन कर ली है। जो नेतागण कभी बीजेपी पर एग्रेसिव अटैक्स किया करते थे, वही लोग अब इस पार्टी के सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यहां आज का अपोनेंट कल का सपोर्टर बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी आज किसी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा नारे लगा रहा हो, वही सच आने वाले टाइम में उसी पार्टी का बिगेस्ट डिफेंडर भी बन सकता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में सिद्धांतों से ज्यादा वैल्यू अगर किसी चीज की होती है तो वो है पावर, पोजीशन और राजनीतिक समीकरण। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को करीब से देखें तो यहां ऐसे कई चेहरे उभरे जिन्होंने कभी एक ही आंदोलन के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वक्त बदलने के साथ वही लोग एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। एक टाइम वो भी था जब नंदीग्राम आंदोलन में ममता और शुवेंदु दोनों ने एक साथ वहां के लोगों के लिए संघर्ष किया। दरअसल 2007 में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में किसानों और लोकल्स द्वारा अपनी जमीन बचाने के लिए नंदीग्राम आंदोलन किया गया था। उस टाइम बुद्धदेव भट्टाचार्य की लीडरशिप वाली लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की योजना बनाई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों किसानों की जमीन एक्वायर की जानी थी, लेकिन वहां के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्हें डर था कि उनकी खेती, घर और आजीविका छिन जाएगी। इस घटना में सबसे बड़ा मोड़ आता है 14 मार्च 2007 को, जब पुलिस और प्रशासन के लोग आंदोलनकारियों को हटाने पहुंचे तो हिंसक झड़प हो गई। पुलिस फायरिंग में कम से कम 14 लोगों की मौत हो जाती है और काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। यह घटना उस टाइम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी और बंगाल की लेफ्ट सरकार की जमकर आलोचना हुई। इस आंदोलन को ममता बनर्जी ने खुलकर सपोर्ट किया था और यही आंदोलन उनके लिए पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट बना और 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। शुभेंदु अधिकारी उस टाइम ग्राउंड लेवल पर इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन परिस्थितियां देखिए, जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई, उसी आंदोलन के एक प्रमुख नेता आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। सिंगूर में भी कुछ हद तक नंदीग्राम जैसा ही मामला था, लेकिन यह आंदोलन नंदीग्राम से कुछ कम वायलेंट था। दरअसल साल 2006 में टाटा मोटर्स ने अपनी छोटी कार नैनो के लिए एक फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। इसके लिए बंगाल की लेफ्ट सरकार ने किसानों की लगभग 1000 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली थी। सरकार का लॉजिक ये था कि जब उद्योग आएगा तो रोजगार भी आएगा और बंगाल भी आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत से किसानों का कहना था कि हमें अपनी जमीन नहीं देनी है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। ममता बनर्जी ने किसानों के सपोर्ट में बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी और सड़कों में आंदोलन करे। यही वो टाइम था जब ममता बनर्जी किसानों की नेता के तौर पर मजबूत होकर उभरी। हालांकि लगातार विरोध और तनाव के चलते टाटा मोटर्स ने अपना नैनो प्रोजेक्ट बंगाल से हटाकर गुजरात में शिफ्ट कर दिया था। कुल मिलाकर सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने मिलकर बंगाल की पॉलिटिक्स ही बदल डाली। इन मुद्दों पर जनता का गुस्सा बढ़ा और 2011 में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी जैसे अपने कई साथियों के सपोर्ट से 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद शुवेंदु अधिकारी लंबे टाइम तक उनके सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे। उन्हें ममता बनर्जी की सरकार में परिवहन, सिंचाई जैसी कई अहम जिम्मेदारियां मिली। एक तरह से उन्हें बंगाल का मिनी सीएम भी कहा जाता था। पूर्वी मिदनापुर समेत साउथ बंगाल के कई इलाकों में संगठन को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी प्रभाव बढ़ने लगा। मतलब टीएमसी के अंदर डिसीजन लेने में उनका रोल अहम माना जाने लगा। इसी वजह से अब शुवेंदु अधिकारी खुद को पार्टी में पहले जितना कंफर्टेबल नहीं मान रहे थे। शुवेंदु अधिकारी ने कई बार परिवारवाद और लीडरशिप पर सवाल भी उठाए। यही नाराजगी धीरे धीरे राजनीतिक दूरी में बदली और फाइनली उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। टीएमसी छोड़ने के बाद शुवेंदु ने ममता बनर्जी पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये पार्टी पहले जैसी नहीं रही और उसमें लोकतांत्रिक संवाद की जगह परिवारवाद ने जगह ले ली। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी जो है अब एक व्यक्ति और एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। मतलब उनका ये इशारा ममता के भतीजे अभिषेक की तरफ था। अब 2021 में
शुभेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया, जहां पे ममता ने राजनीतिक चढ़ाई शुरू की थी। हालांकि मार्जिन कम था, 2000 से भी कम वोटों का अंतर था, लेकिन हरा दिया। 2026 में यानी इस बार के इलेक्शन में भी शुभेंदु ने एक बार फिर से ममता को उनके पारंपरिक गढ़ भवानीपुर में भी हरा दिया। इस बार मार्जिन भी जबरदस्त, 15,105 वोट। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल के इलेक्शन में वोट चोरी होने का आरोप लगाया और चुनावी धांधली के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस बार के इलेक्शन में पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी कुल 80 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया। भाजपा के लिए यह सिर्फ एक चुनावी जीत ही नहीं, बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिकल एंट्री और सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट थी। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सीएम बन चुके हैं। उनके सपोर्टर इसे बड़ा परिवर्तन बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सिर्फ सत्ता का रंग बदलना कह रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला न नारों से होगा, न आरोपों से, बल्कि इस बात से होगा कि आने वाले वर्षों में बंगाल की जनता को वास्तव में क्या मिलता है। बेहतर शासन, ज्यादा सुरक्षा, रोजगार, स्टेबिलिटी, या फिर सिर्फ वादों का एक और पुलिंदा जिसे बाद में आजकल जुमला कहकर टाल दिया जाता है। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, जुमला। अक्सर हमने नेताओं के मुंह से कई वादे सुने हैं जो चुनावी मंचों पर तो उम्मीद जगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सवालों में बदल जाते हैं। अब बंगाल की जनता भी यही देखेगी कि ये बदलाव सिर्फ चेहरे का है या सचमुच सिस्टम बदलने वाला है। क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, न दोस्ती, न दुश्मनी, न गठबंधन। लेकिन जनता की उम्मीदें हमेशा परमानेंट रहती हैं। नमस्कार।